Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is vascular pathology from पैथोमा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पैथोमा से वास्कुलर पैथोलॉजी को कवर करने वाले हैं। तो जो वैस्कुलर पैथोलॉजी के अंदर आपने वेस्कुलाइटिस पढ़ना है, हाइपरटेंशन पढ़ना है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस पढ़ना है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस के 4 टाइप्स होती है, देन कम्स डाइसेक्शन, एन्यूरिज्म और लास्ट में वास्कुलर ट्यूमर आ जाती है। इस चैप्टर में जो एससीक्यू आता है वो ज़्यादातर 90% केसेस के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस से आता है। दूसरे नंबर पर आपने वेस्कुलाइटिस को भी रीड कर लेना है। अब वेस्कुलाइटिस के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँ। उसमें वेस्कुलाइटिस का एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। अगर आप उस फ्लो चार्ट को बना लोगे तो आपके लिए पूरा वास्कुलाइटिस एक नज़र में कवर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन से। तो हाइपरटेंशन का मतलब है कि ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये पल्मोनरी सिस्टम में भी हो सकता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर भी हो सकता है। सिस्टेमिक लेवल की हाइपरटेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होती है, ऐसी हाइपरटेंशन जिसमें ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वाला 140 और डायस्टोलिक वाला 90 के बराबर या इससे ऊपर पड़ा हुआ हो। नॉर्मली जो होता है ब्लड प्रेशर वो 120 और 80 तक होता है, लेकिन 140 से 90 से ऊपर या बराबर आ जाए तो उसको सिस्टेमिक हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हाइपरटेंशन को 2 में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर कोई कॉज नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी के अंदर कोई ना कोई कॉज होता है। तो हाइपरटेंशन ऑफ अननोन एटियोलॉजी इज द प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन के क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? नंबर 1 एज, जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ज़्यादा हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नंबर 2 रेस के अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर ज़्यादा होता है। नंबर 3 ओबेसिटी। नंबर 4 स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या हाई साल्ट डाइट। इसके बाद सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। इसके रिस्क फैक्टर नहीं बल्कि इसकी टियोलॉजी होती है, क्योंकि इसकी टियोलॉजी आपको पता होती है। तो उसकी टियोलॉजी एंडोक्राइन सिस्टम से भी निकलती है, सीवीएस से भी निकलती है, न्यूरोलॉजिकल के अंदर भी होती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन काज है वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, जिसको आप रीनो वास्कुलर हाइपरटेंशन भी कहते हैं। बाकी जो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की क्या काज होते हैं, यानी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस सेकेंडरी हाइपरटेंशन का काज है, लेकिन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के क्या काज होते हैं? नंबर 1 एथेरोस्क्लेरोसिस एल्डरली मेल्स के अंदर जो बूढ़े लोग होते हैं, जबकि यंग फीमेल्स के अंदर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया होता है। बाकी फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से भी हो सकती है। अब स्टेनोसिस की वजह से कैसे हाइपरटेंशन हो सकती है, पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि जब स्टेनोसिस होती है तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम वाला मैकेनिज्म चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, ये कहा था कि जो स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन काज बूढ़े लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस और जो यंग फीमेल्स है उसमें फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया होता है। असल में जो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया है वो आर्टरियोस्क्लेरोसिस की चौथी टाइप होती है। ये एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है ब्लड वेसल वाल का, जिसकी वजह से थिकनिंग होती है, इरेगुलर थिकनिंग होती है रीनल आर्टरी के अंदर। इसके बाद बिनाइन एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी है। तो ये एक अनदर क्राइटेरिया है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो बिनाइन हाइपरटेंशन का मतलब है कि यहाँ पर मॉडरेट या माइल्ड एलिवेशन होगा बीपी का, लेकिन यहाँ पर सिवियर होगा, तकरीबन 200 और 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज़्यादा होगा। ओके, मोस्टली हाइपरटेंशन बिनाइन होती है, लेकिन लेस देन 5% केसेस मैलिग्नेंट होते हैं। ये क्लिनिकली साइलेंट होती है बिनाइन वाली, लेकिन ये सिग्निफिकेंट होती है क्लिनिकली। इसमें ऑर्गन का डैमेज स्लो होता है, इसमें ऑर्गन का डैमेज रिलेटिवली फास्ट होता है, एक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल एक्यूट रीनल फेलियर, हेडेक हो सकता है, पैपिली एडीमा हो सकता है, और ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। ओके, तो अब आते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है हार्ड आर्टरीज। तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस में होता ही है कि आर्टरीज की हार्डनिंग होती है ड्यू टू थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल वाल। तो 4 इसके पैटर्न होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं। एक एथेरोस्क्लेरोसिस, एक सिंपल आर्टरियोस्क्लेरोसिस और इसके बाद मॉन्की बर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। तो पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर होता है कि इंटिमल प्लाक बनता है। वो इंटिमल प्लाक ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। अब इंटिमल प्लाक के अंदर 2 चीज़ें होती है। नंबर 1 इसका कोर, नंबर 2 इसका स्कैप होती है। जो कोर होता है वो नेक्रोटिक लिपिड से बना हुआ होगा, नेक्रोटिक कोलेस्ट्रॉल पे मुश्तमिल होगा, जबकि जो कैप होती है वो फाइब्रोमस्कुलर होती है। ओके, फाइब्रोमस्कुलर कैप होती है। कभी कभार आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है। ओके, इस इंटिमल प्लाक की। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिस तरह हमारा फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया था वो लार्ज और मीडियम साइज आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, तो ये भी लार्ज और मीडियम साइज आर्टरी को इन्वॉल्व करता है। कौन सी आर्टरी? लार्ज में अयोर्टा और इसके अलावा मीडियम साइज में कोरोनरी आर्टरी, पॉपुलेटल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इसके रिस्क फैक्टर को 3 में डिवाइड करते हैं, लेकिन इन्होंने 2 में डिवाइड किया हुआ है, एक मॉडिफाइबल और दूसरा नॉन मॉडिफाइबल। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं उसमें हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में याद रखना है कि जो एलडीएल है वो रिस्क को बढ़ा देता है, एचडीएल रिस्क को कम कर देता है। स्मोकिंग
और डायबिटीज़ होती है। जबकि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर एज आती है, ओके, यानी एज के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेंडर के बारे में बात करते हैं तो मेल्स के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा होता है और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल के अंदर भी ज़्यादा होता है, लेकिन प्री मेनोपॉजल फीमेल के अंदर ये कम होता है क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोटेक्टिव होता है। इसके बाद जेनेटिक्स वाला मैकेनिज्म है कि मल्टी फैक्टोरियल होती है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। नंबर 1 एंडोथेलियम डैमेज होगा, नंबर 2 लिपिड लीक करेगा इंटीमा के अंदर, नंबर 3 लिपिड की ऑक्सीडेशन होगी, नंबर 4 वो मैक्रोफेज उसको कंज्यूम करेंगे स्कैवेंजर रिसेप्टर से, नंबर 5 फॉर्म सेल्स बन जाएंगे, नंबर 6 इन्फ्लेमेशन होगी, नंबर 7 हीलिंग होगी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डेपोजिशन होगी और स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन होती है और फाइनली बन जाएगा इंटीमल प्लाक। अब मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस के बारे में बात करते हैं तो पहले फैटी स्ट्रीक होता है, ओके। फैटी स्ट्रीक का मतलब है कि इंटीमा में येलो फ्लैट पैच होगा, येलो पैच होगा जिसमें लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होती है, फिर वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाएगा। अब प्लाक में 3 चीज़ें होती है, सेल्स होती है, मैट्रिक्स होता है और लिपिड्स होती है, ओके। तो जो कॉम्प्लिकेशन है एथेरोस्क्लेरोसिस की, नंबर 1 स्टीनोसिस की वजह से ब्लड फ्लो इम्पेयर हो जाएगा, ओके। स्टीनोसिस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, नंबर 1 पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटी डिजीज हो सकती है, ओके, पोप्लेटल आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से, नंबर 2 एंजाइना क्रोनरी आर्टरी, नंबर 3 इस्कीमिक बाउल डिजीज ड्यू टू मेसेंट्रिक आर्टरी, नंबर 2 कॉम्प्लिकेशन, पहले तो कॉम्प्लिकेशन थी स्टीनोसिस, नंबर 2 प्लाक का रप्चर हो गया, जब प्लाक फट गया और थ्रोम्बोसिस होगी तो उसकी वजह से एमआई हो जाएगा और आपने पढ़ना है कि अनस्टेबल एंजाइना भी हो सकता है, ओके, स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर प्लाक रप्चर हुआ तो वो एम्बुलाइजेशन करवा गया तो एथेरोस्क्लेरोटिक एम्बुलाई बन जाएगा। एथेरोस्क्लेरोटिक एम्बुलाई के अंदर कोलेस्ट्रॉल होते हैं एम्बुलस के अंदर। और चौथा ये है कि अगर वेसल वाल कमजोर पड़ गई तो डाइसेक्शन एनुरिज्म वगैरह हो जाएगा, एनुरिज्म हो जाएगा, ओके, एयोर्टा का। इसके बाद आर्टरियोस्क्लेरोसिस है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है नर्विंग ऑफ स्मॉल आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स की नर्विंग होती है, 2 में डिवाइड करते हैं, हाइलिन और हाइपोप्लास्टिक। हाइलिन के अंदर प्रोटीन वेसल वाल में लीक कर जाती है जिसकी वजह से वेस्कुलर थिकनिंग होती है, जो प्रोटीन है वो पिंक हाइलिन मैस बनाती है माइक्रोस्कोपी में, ठीक हो गया। अब इसकी क्या एटियोलॉजी होती है तो ये बिनाइन हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है। अब इसकी वजह से चूंकि वेसल वाल की थिकनिंग होगी है, ओके, तो कैलिबर ल्यूमिन कम हो जाएगा जिसकी वजह से एंड ऑर्गन का इस्कीमिया होगा, ओके। ग्लोमेरुलर स्कैरिंग देखने को मिलती है, उस ग्लोमेरुलर स्कारिंग को बोलती है आर्टरियो नेफ्रोस्क्लेरोसिस या नेफ्रोस्क्लेरोसिस, जो आगे क्रॉनिक रीनल फेलियर करवा देगा। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद हाइपरप्लास्टिक आर्टरियोस्क्लेरोसिस है। तो यहाँ पे थिकनिंग होती है वेसल वाल में, लेकिन वहाँ पे प्रोटीन लीक करने की वजह से थिकनिंग होती थी, लेकिन यहाँ पे थिकनिंग होगी हाइपरप्लेजिया ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल का तादाद बढ़ जाएगा और यहाँ पे ओनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलती है। वो बिनाइन हाइपरटेंशन की वजह से होती है, ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से होती है, ओके। इन दोनों के केस में कैलिबर कम होता है, एंड ऑर्गन इस्कीमिया होता है, ओके। लेकिन वहाँ पर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है, लेकिन यहाँ पे फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होती है, हैमरेज होता है। वहाँ पे क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, यहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर होता है और यहाँ पर आपको फिलिया बीटन अपीयरेंस देखने को मिलती है हाइपरप्लास्टिक आर्टरियोस्क्लेरोसिस के अंदर। इसके बाद मोनकेबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस है। मीडियल का मतलब मीडिया की कैल्सिफिकेशन होती है, वो भी मीडियम साइज आर्टरी की, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, ओके, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट भी नहीं है। इसके बाद डाइसेक्शन और एनोरिज्म है, ओके। तो एनोरिज्म का मतलब, पहले डाइसेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है वो, एयोर्टिक डाइसेक्शन को, ओके। तो डाइसेक्शन का मतलब है कि इंटीमा का टेयर हो गया है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो डाइसेक्ट कर गया है किससे, थ्रू द मीडिया ऑफ द aortic valve। The dissection of blood through the media of aortic valve with intimal tear is called aortic dissection। तो ये aorta के पहले 10 सेंटीमीटर में देखने को मिलता है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। इसका कॉज क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। इसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज भी हो सकती है। अब इसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन की वजह से वेजा वजोरम की हाइलिन आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, ओके। डिक्रीज फ्लो की वजह से मीडिया की एट्रोफी भी हो सकती है, ओके, ठीक हो गया। मार्फन सिंड्रोम और एहलर डेनलो सिंड्रोम, यानी हाइपरटेंशन का मैकेनिज्म बता रहे हैं कि हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन की वजह से हाइलिन आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा कि प्रोटीन लीक आउट करेगी वेसल वाल के अंदर, ओके, ठीक हो गया, जिसकी वजह से फ्लो कम हो जाएगा किसका, ब्लड फ्लो का, जिसकी वजह से मीडिया की एट्रोफी हो जाएगी। जब मीडिया की एट्रोफी हो जाएगी तो वो फट जाएगा। मार्फन सिंड्रोम और एहलर डेनलो सिंड्रोम में मीडिया के कनेक्टिव टिश्यू की वीकनेस हो जाती है, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस देखने को मिलती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर शार्प चेस्ट पेन होता है, बैक की तरफ रेडिएट करेगा। कॉम्प्लिकेशन में पेरिकार्डियल टेम्पोनेट होती है, अगर वो फट जाए तो फैटल हैमरेज हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ब्रांचिंग आर्टरी की, जिसकी वजह से एंड ऑर्गन इस्कीमिया हो सकता है। इसके बाद एनोरिज्म है। एनोरिज्म क्या होता है, बैलून लाइक डायलिटेशन होती है किसके, थोरेसिक एयोर्टा
की। अब इसकी वजह क्या होती है, उसकी दो वजूहात थी। नंबर 1 हाइपरटेंशन, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। अब ये वीकनेस की वजह से होता है, एओर्टिक वाल्व में वीकनेस की वजह से होता है, स्पेसिफिकली टर्शियरी साइफिलस के अंदर एंड आर्टेराइटिस। ओके, इन टर्शियरी साइफिलस के अंदर एंड आर्टेराइटिस होता है, जिसकी वजह से ल्यूमिनल नैरोइंग होती है। जब ल्यूमिन नैरो हो जाएगा तो डिक्रीज फ्लो होगा, जिसकी वजह से वेसल वाल की एट्रोफी हो जाती है और यहाँ पे आपको ट्री बार का पेनस देखने को मिलती है। जो उसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो एओर्टिक वाल्व की डायलेशन होती है। जब एओर्टिक वाल्व डायलेट हो जाएगा तो एओर्टिक वाल्व का बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इनसफिशिएंसी होती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन के अंदर कंप्रेशन ऑफ मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर लाइक ट्रैकिया को, एसोफेगस को ब्लॉक कर देगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। इसके बाद ये था थोरेसिक एनोरिज्म, थोरेसिक एयोर्टा का। इसके बाद एब्डोमिनल एयोर्टिक एनोरिज्म, जिसमें बेनोलैक डायलेटेशन होती है एब्डोमिनल एयोर्टा की। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस ने असल में डिफ्यूजन बैरियर को बढ़ा देना है। ओके, वंस अगेन ब्लड फ्लो कम हो जाएगा मीडिया की तरफ, जिसकी वजह से वेसल वाल की एट्रोफी और वीकनेस हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस होगा जो कि टाइम के साथ ग्रो करेगा। जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है कि अगर ये फट गया तो इसकी वजह से हैमरेज हो सकता है, फ्लैंक पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, और ये एब्डोमिनल एयोर्टा साथ वाले स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर सकता है, लाइक यूरेटर को, या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। अब लास्ट में वेस्कुलर ट्यूमर है। वेस्कुलर ट्यूमर 3 पढ़ने हैं, हेमेंजियोमा, एंजियोसार्कोमा और कैपोसिस सार्कोमा। हेमेंजियोमा बिनाइन ट्यूमर है, एंजियोसार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ओके, ठीक हो गया। जो बिनाइन ट्यूमर है स्किन और लीवर को इन्वॉल्व करता है, जबकि एंजियोसार्कोमा ब्रेस्ट को भी इन्वॉल्व करता है। जो लीवर का एंजियोसार्कोमा होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक एसिड और थोरोट्रास्ट की वजह से होता है। तो इसको किस तरह से याद रखना है, पीटीए से याद रखना है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। इसके बाद कैपोसिस सार्कोमा है। कैपोसिस सार्कोमा लो ग्रेड मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है। ये हाई ग्रेड होगा, ये लो ग्रेड मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है किसकी, एंडोथेलियल सेल की। तो ये ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 की वजह से होता है। इसमें 3 चीज़ें बनती है, पैचेस, प्लैक और नोड्यूल। किसके ऊपर, स्किन के ऊपर। तो ये आपको किस में देखने को मिलता है, यूरोपियन मेल्स के अंदर, एड्स के अंदर या ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट में देखने को मिलता होता है। तो ये हमने कर ली है वेस्कुलर पैथोलॉजी। तो अगर आपने वेस्कुलाइटिस की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको देख लेना।